नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, माइंड क्लासेस सीकर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलो, मैं कविता चौधरी आज एक नए टॉपिक इंडियन हिस्ट्री से लेकर आई हूं और एक नए टॉपिक से शुरुआत करते हैं। हमने पिछली बार किसी टॉपिक के बारे में चर्चा की थी। उस टॉपिक का नाम था खिलजी वंश। कौन सा वंश नाम था? खिलजी वंश। आज हम उसी सल्तनत काल के जो आगे वाले वंश के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, उसी सल्तनत काल को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। चलो, आज तुगलक वंश को आपके खिलजी वंश को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कहते हैं सल्तनत काल के 5 प्रमुख वंश है। पहला गुलाम, दूसरा खिलजी, तो तीसरा तुगलक। अगर मैं क्वेश्चन डाल दूं कि सल्तनत काल में सर्वाधिक समय तक राज करने वाला वंश कौन सा है? तुगलक। जिसका सबसे ज्यादा साम्राज्य के विस्तार भी था आपके सल्तनत काल में, वह वंश कौन सा था? तो आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ा साम्राज्य पर राज करने वाला वंश भी कौन सा है? तुगलक। अगर मैं कहूं कि सबसे पहले मिस्री जातियां जिसकी माता हिंदू और पिता मुसलमान रह चुके हैं, भारत पर राज करने वाले ऐसे मुस्लिम शासक किस वंश से शुरू होते हैं, तो आपको सीधा सीधा उत्तर देना है तुगलक वंश। कौन सा वंश है? तुगलक वंश। और सर्वसम्मति से बनने वाले सुल्तान भी इसी के अंदर। तो आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे किस पर? तुगलक वंश। कौन सा वंश है? तुगलक वंश। चलो इस पर चर्चा करते हैं कि तुगलक वंश में क्या क्या प्रमुख चीजें हैं, क्या है क्या नहीं है। चलो इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैंने हमेशा एक क्वेश्चन का है कि आपको सबसे पहले पॉइंट पढ़ना होता है क्या? इसका संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक कौन था? चलो उस संस्थापक के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। संस्थापक के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं और कहते हैं इस वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ये इस वंश का संस्थापक है। इनका टाइमिंग कब से कब तक है? 1320 से 1325 तक इनका समय रह चुका है। 1320 से 1325 तक इनका समय रह चुका है। और ये तुगलक वंश के क्या है? संस्थापक। क्या है? संस्थापक। ये तुगलक वंश के क्या है? संस्थापक। कहते हैं इन्होंने गाजी की उपाधि धारण की। अगर मैं क्वेश्चन डाल दूं कि सल्तनत काल का वह सुल्तान जिसने सबसे पहले गाजी खां की उपाधि धारण की थी, तो आपको ध्यान रखना है गाजी खां की उपाधि के नाम से भी यही प्रसिद्ध है। गाजी खां की उपाधि के नाम से भी यही प्रसिद्ध है। इन्होंने गाजी खां की उपाधि धारण की है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि आपके तुगलक वंश का संस्थापक कौन है, तो गयासुद्दीन तुगलक है। या ऑप्शन में आपको गाजी खां, दोनों में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा, आपको सीधा सीधा उत्तर देना है। आप सीधी बात करते हैं। कहते इस समय भारत में मंगोलों के आक्रमण हो रहे हैं। किसके आक्रमण हो रहे हैं? इस समय भारत में मंगोलों के आक्रमण हो रहे हैं। और मंगोलों के आक्रमण इस समय आपके तुगलक वंश में भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और कहते हैं एक बार नहीं, 2 बार नहीं, इन्होंने 29 बार, कितनी बार? 29 बार। इन्होंने 29 बार मंगोलों को हराया था। किसको हराया था? 29 बार इन्होंने मंगोलों को हराया था। और इस समय अगर क्वेश्चन आ जाए कि सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए थे, तो आपको ध्यान रखना है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अगर मैं क्वेश्चन ये डाल दूं कि आपके 29 बार मंगोलों को हराने वाला शासक कौन था, तो आपको सीधा सीधा उत्तर देना है क्या? गयासुद्दीन तुगलक। क्या नाम देना है? गयासुद्दीन तुगलक। कहते बड़ी अच्छी नीति के साथ आया था, इसने साम्राज्य विस्तार। कहते हैं तुगलक वंश किस लिए जाना जाता है? भारत की अच्छे विकास के लिए जाना जाता है। इन शासकों ने क्या किया? किसानों के लिए भी अच्छे काम किए, सैनिकों के लिए भी अच्छे काम किए, हर चीज में सुधार भी किया, नए नए नगरों की स्थापना की है। ये सीधा सिंपल सा एक बड़ा प्यारा सा वंश चल के जगह है। इन्होंने तड़क भड़क के कोई क्वेश्चन ही नहीं दिए। अलाउद्दीन खिलजी ने फिर भी राजस्थान में घुसकर कुछ तड़क भड़क मिर्च मसाला देने का प्रयास किया, लेकिन तुगलक वंश में कोई मिर्च मसाला नहीं है। ये आए हैं, अपना काम किया है, अपने जीवन काल में अपने कर्मों के लिए ही जाने जगह हैं। कहते हैं 29 बार इनके शासन काल में मंगोल आक्रमण हुए और 29 की 29 बार इन्होंने मंगोलों को हराया। किसको हराया? मंगोलों को 29 बार इन्होंने हराया। अब चलो इसके बारे में थोड़ी आगे चर्चा करते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में जितने सैनिकों को इनाम मिलकर, कहते पहले के सैनिकों को खुश होकर जमीन दे दी जाती थी, भूमियां दे दी जाती थी कि ये भूमि आज से इसकी है, ये खेतीबाड़ी करेगा, यही संभालेगा। अब कहते इसने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने जितनी इनाम व मिल्क में दी गई भूमि थी वो सारी वापस ले ली थी। उस भूमि को वापस लौटाने वाला कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। इन्होंने इनाम व मिल्क में दी गई भूमियों को वापस लौटाया था। क्या किया था? इन्होंने इनाम व मिल्क में दी गई भूमियों को वापस से लौटाया था, जो अलाउद्दीन खिलजी ने छीनी थी और आपके गयासुद्दीन तुगलक ने वापस लौटाने का प्रयास किया था। एक अच्छा कार्य करके गया है। जिनसे छीनी गई थी उनकी चीजें उन्हें वापस से लौटाई गई थी। अब एक क्वेश्चन आता है, भारत में सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाने वाला, आप सीधा उत्तर दोगे फिरोज शाह तुगलक। अगर मैं क्वेश्चन ये डाल दूं कि किसानों के भले के लिए, किसानों में अच्छी कृषि उपज के लिए, आपकी खेतीबाड़ी को अच्छा विकास करने के लिए भारत में सबसे पहले कुओं व नहरों का निर्माण करवाने वाला शासक, तो आप सीधा सीधा उत्तर दोगे
कौन? गयासुद्दीन तुगलक जानता था सबसे ज्यादा आय इनसे होती है। और कहते हैं कुओं व नहरों का निर्माण करवाने वाला ये भारत का प्रथम शासक था। क्या? प्रथम शासक था जिसने किसानों की स्थिति के बारे में सोचा, स्थिति को सुधारने का प्रयास किया, उनकी दयनीय स्थिति को आसमान से जमीन से उठाकर आसमान पर बिठाने का प्रयास किया। और इसलिए भारत का पहला सुल्तान है जिसने सबसे पहले कुओं व किसका? नहरों का निर्माण करवाया था। अगर मैं सर्वाधिक नहरें बोलूं तो आप सीधा सीधा उत्तर दोगे फिरोज शाह तुगलक। क्या उत्तर दोगे? फिरोज शाह तुगलक। याद रह जाएगा। इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं इसकी क्वेश्चन अभी खत्म नहीं है। 1320 से 1325 इसने काम बहुत ज्यादा किया इस आदमी ने, तो बार बार इनके क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। और सबसे ज्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा के याद रखना, एक क्वेश्चन बार बार उठा लिया जाता है कि तुगलकाबाद नामक नगर और 56 कोट दुर्ग जो रोमन शैली में बना हुआ है उसका निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो आपको सीधा सीधा उत्तर देना है किसके द्वारा? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। कहते हैं इन्होंने तुगलकाबाद नामक नगर और रोमन शैली में 56 कोट दुर्ग किसका निर्माण करवाया था? 56 कोट दुर्ग का निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चन आज तक सबसे ज्यादा पूछा गया है कि तुगलकाबाद नामक नगर किस शासक द्वारा बसाया गया। ऑप्शन इसलिए अटक जाते हैं क्योंकि ऑप्शन सिमिलर शासकों के आते हैं। जैसे किस किसके नाम आएंगे? कहेंगे मतलब गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाया, या फिरोज शाह तुगलक ने, या आपके नासिरुद्दीन महमूद तुगलक ने बसाया। अब बच्चा अटक जाता है, कौन सा होगा? क्योंकि सबके नाम के पीछे क्या है? तुगलक 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 है। अब कहते हैं ये बंगाल अभियान पर गए हुए थे 1325 में। 1325 में इन्होंने बंगाल अभियान को जीता और बंगाल अभियान को जीतकर भाई साहब वापस लौट रहे थे। और इस समय दिल्ली का सबसे बड़ा सूफी संत है, फकीर है, और आपने नाम सुना होगा निजामुद्दीन औलिया। इसका नाम पहले भी आ चुका है, निजामुद्दीन औलिया। कौन आया था? निजामुद्दीन औलिया। ये अमीर खुसरो के गुरु हैं। कहते निजामुद्दीन औलिया। इन दोनों का 36 का आंकड़ा है, इन दोनों का 36 का आंकड़ा है, क्योंकि इनके पुत्र थे जोना खां, जूना खां। वो कहीं ना कहीं इनके शरण में चले गए थे, पिता की बातों की अवहेलना कर रहे थे। और ये कहते हैं खुसरो खां ने इसे 5 लाख टंका आपके एक किसके तौर पर? दान के तौर पर दे दी थी, और ये वापस प्राप्त करना चाहता था। उसने कहा मेरे पास नहीं, तू जाने तेरा काम जाने। और दूसरा आदमी की का काम कर गया। जोना खां के जीवन पर इसका प्रभाव सबसे ज्यादा, जोना खां आगे फिर आने वाला है, जोना खां के जीवन काल पर इसका सर्वाधिक प्रभाव है। और ये आदमी फूटी आंख आपके किसको? गयासुद्दीन तुगलक को निस्वार है। तो उसने एक काम किया, कहते बंगाल से वापस लौट रहे थे, उन्होंने एक पत्र इसको लिखा निजामुद्दीन औलिया जी को, बोले जब तक मैं दिल्ली आऊं तब तक दिल्ली छोड़कर चले जाना। जब तक मैं दिल्ली में पधारूं तुम चुपचाप एक काम करना, दिल्ली छोड़कर चले जाना, वरना वचन देता हूं जान से तुम्हें मार डालूंगा। तो निजामुद्दीन औलिया ने उन्हें उत्तर भेजा था दिल्ली अस्त हुरूज, मतलब दिल्ली अभी दूर है। अब क्वेश्चन आ जाए कि दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है, निजामुद्दीन औलिया ने यह स्टेटमेंट किस शासक के लिए डाला है? तो दिल्ली अभी दूर है, ये स्टेटमेंट डाला गया था गयासुद्दीन तुगलक। आप सुल्तान पधारो तो सही, दिल्ली अभी पता नहीं कितने कदमों की दूरी पे आपके साथ पता नहीं क्या हो जाए। कहते 1325 में ये वापस आपके दिल्ली लौट रहे थे, और जोना खां, नाम सुना होगा, मोहम्मद बिन तुगलक है, जोना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के दरवाजे, जोना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के दरवाजे के नीचे गिरने से, या उनके ऊपर दरवाजा गिरने से कहते हैं आपके गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। सच में दिल्ली दूर हो गई, सच में दिल्ली दूर हो गई, दिल्ली में कदम तक नहीं रख पाया। इसका मतलब सूफी संतों में कुछ ना कुछ तो बात थी, सच में कोई ना कोई बात थी। कहते लकड़ी का दरवाजा गिरने के कारण की मृत्यु को प्राप्त हुए थे, और उस लकड़ी के दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा? जोना खां। किसके द्वारा? जोना खां द्वारा करवाया गया था। जोना खां द्वारा उस लकड़ी के दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। अब चलो अगले पॉइंट की बात करते हैं। मैंने कहा था इसमें 2 बड़े राजा आएंगे। अब अगला वंश तो टोटल में 5 लाइनों का ही है। इसमें शासकों की संख्या प्रमुखता कितनी? 3 या 4, 3 या 4, 3 या 4, इसी सिक्वेंस में चल रही, क्योंकि ये महान होते कहते हैं कहीं ना कहीं सल्तनत काल के पतन का मुख्य कारण भी यही है। तो जितना बड़ा क्षेत्र होगा उसमें लड़ाइयां ज्यादा होगी, कहीं ना कहीं वो क्षेत्र टूटने लगे और विवाद खड़ा होगा, और एक महान वंश क्या होगा? पतन की तरफ चल जाएगा। इसलिए क्षेत्र को बहुत बड़ा बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं सल्तनत काल के आपके पतन का भी मुख्य कारण कौन सा वंश है? तुगलक वंश है। कौन सा वंश है? तुगलक वंश है। और कहते हैं इसके बाद में इनके उत्तराधिकारी बने थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ये इनके उत्तराधिकारी बने। टाइमिंग कब से कब तक? 1325 से 1351। 1325 से 1351। सबसे पहले क्वेश्चन आता है इनका वास्तविक नाम क्या है? बहुत बार आपसे पूछा गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या आपके प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत बार उठा लिया जाता है कि जोना खां। जोना खां
मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या है? जोना खां। क्या नाम है? जोना खां। आप इसे जूना खां कहो, चाहे आप इसे पूना कहो, लेकिन मिलता जुलता नाम यार मिलेगा, आपको इसमें अटकने की जरूरत नहीं है। कहते जोना खां इनका वास्तविक नाम था। और भारतीय इतिहास में सुल्तान किस नाम से बने? भारतीय इतिहास में सुल्तान किस नाम से बने? मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। और कहते हैं भारतीय इतिहास में इन्हें बहुत सारी उपाधियों से नवाजा गया। इनकी उपाधियां बहुत बार पूछ ली जाती है, प्रमुख उपाधियां। इनकी प्रमुख उपाधियां कौन कौन सी है? अच्छी उपाधि नहीं है, सब फालतू बेकार, जितने मुंह में आई वो सारी उपाधि ऐसी दे देगी। क्यों? बहुत समझदार, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी था ये उस समय। और कहते हैं ना, पढ़ा लिखा आदमी काफी बार किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता। इसने 5 योजनाएं बनाई, 5 की 5 योजना असफल हो गई, जनता परेशान हो गई। तो जनता ने गुस्से में से बहुत सारी उपाधियों से नवाजा। जैसे आपने नाम सुना होगा रक्त पिपासु। क्या नाम मिला इसे? रक्त पिपासु, पागल सुल्तान या पागल बादशाह, इसे ही कहा जाता है, पागल बादशाह। उसके बाद में हाईलाइट करके लिखना, एक बार क्वेश्चन आ चुका है, मंगनियारों का राजकुमार। मंगनियारों का राजकुमार, मंगनियारों का राजकुमार, परोपकारी तुगलक, परोपकारी तुगलक, विस्मयकारी तत्वों का मिश्रण, विस्मयकारी तत्वों का मिश्रण, विस्मयकारी तत्वों का मिश्रण, और सर्वाधिक पढ़ा लिखा, सर्वाधिक विद्वान कह सकते हो। ईश्वर प्रसाद एक इतिहासकार, उन्होंने कहा सर्वाधिक सुशिक्षित, सर्वाधिक पढ़ा लिखा शासक। ये सारी उपाधि ऐसी दी गई। रक्त पिपासु का मतलब होता है लोही पीने वाला, अब हमारे का लोही पीना। अब कहते हैं भाई साहब इसने जनता को इतना परेशान किया कि इसने कहा कि इसका जन्म ही जनता का क्या खून पीने के लिए हुआ है, जनता का खून पीने के लिए हुआ है। भाई साहब पागल बादशाह बोला, इसे इंसान के दिमाग तो भेजा, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग की प्लेट किसका दी? भाई साहब ये पागल है। कहते मांगनियारों का राजकुमार, बोले तो मांगनियारों का राजकुमार है, परोपकारी तुगलक अच्छा व्यक्ति भी है, तो परोपकारी की भी इससे उपाधि मिली है। विस्मयकारी तत्वों का मिश्रण, बोले भगवान ने बनाया तो बनाया है क्या? ये क्या है? ये क्या है? लोग इसके बारे में सोचते थे, बोले ये है क्या? और कहते हैं आपके परोपकार विस्मयकारी तत्वों का मिश्रण भी इसे कहा जाता है। और सर्वाधिक सुशिक्षित, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा विद्वान, और हर क्षेत्र में अच्छी प्रकाशता स्थापित करने वाला सुल्तान भी कौन था? ये था। कहते हैं इसे इतनी सारी गंदी गंदी उपाधि क्यों दी गई? क्योंकि इसकी प्रमुख योजनाएं, चलो इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी है। सबसे पहले इसने योजना बनाई, क्योंकि इस समय क्या आपके राजकोष खाली है, तो इसने क्या किया? दोआब कर में वृद्धि कर दी। दोआब कर में वृद्धि, ये 1325 से 26 के बीच की थोड़ी घटना है। दोआब कर में वृद्धि पहली योजना। दोआब कोई कर नहीं है, दोआब एक क्षेत्र है जो 2 नदियों के संगम पर बना होता है, उपजाऊ मिट्टी का क्षेत्र है। कहते हैं इसने दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि कर दी, और वहां पर 12 साल से अकाल पड़ा हुआ है। किसान भूखे मर रहे हैं, नंगे भूखे, पैसे मर रहे हैं और मिट्टी में मिल रहे हैं, और वहां पर कर वृद्धि कर दी। बोले यहाँ पर अच्छी उपजाऊ मिट्टी है भाई साहब, अच्छा उपजाऊ कि आपके काफी सारी क्या होती है, अनाज उत्पादन होता है, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर कर व्यवस्था बढ़ानी चाहिए, जबकि इसे पता नहीं था। अब दिक्कत हो गई, इसे पता था नहीं, और इसने कर वृद्धि कर दी। अब कहते हैं इसे अपनी गलती का एहसास हुआ, इसे समझ में आया कि मैंने गलती बहुत बड़ी कर दी, तो इसने कहते हैं इस समय कि यहाँ के किसान डकैत बन चुके थे, डाकू बन चुके थे, उनको वापस गृहस्थ जीवन में, वापस इनको किसान में लाने के लिए, गृहस्थ जीवन ही किसानों में वापस कन्वर्ट करने के लिए इसने किसानों को 2 ऋण दिए। एक ही ऋण है वैसे तो, सोन धरा औविक तकाबी, इसे कहते हैं कृषि के लिए अग्रिम ऋण, कि आप इससे क्या बैल खरीदो, बीज खरीदो, भूमि के लिए खाद पानी खरीदो, पानी की व्यवस्था करो और कृषि से वापस जुड़ जाओ। लेकिन यहाँ के किसानों ने सोचा डाकुओं की जिंदगी अच्छी है, कोई खून पसीना नहीं बहता, उस मिट्टी में जल बुनकर राख नहीं हो जाता, जिस मिट्टी में पैदा हुआ है अच्छी अयाज बढ़िया शानदार इंटरटेनमेंट वाली लाइफ नहीं मिलती। और कहते हैं आगे किसानों ने जो इसे ये तकाबी और सौंदर्य ऋण दिया गया, कहते हैं उसे खा गए मतलब किसी के घर में शादी आई होगी, किसी की बहन बेटी के यहाँ बात आया होगा, कहते हैं उन सब में खर्चा कर दिया, और ये योजना असफल हुई, सफल बिल्कुल नहीं हुई। और कहते हैं इसने एक और काम किया, इसने दीवान एक को ही, या आप इसे कह सकते हो क्या, अमीर एक को ही,
कहते हैं इसने कृषि विभाग की स्थापना कर दी कृषि के विकास के लिए। बोले कृषि विकास करो आप, तो कृषि विभाग की स्थापना कर दी। दीवान एक को ही बहुत बार क्वेश्चन आ गया, पेन बदलो हाईलाइट करो, आई डोंट नो आप क्या करोगे, आपको बस दिमाग में सेट होना चाहिए कि दीवान एक को ही विभाग की संबंध किससे, तो आपको सीधा सीधा उत्तर देना है कृषि से। किससे है? कृषि से, खेतीबाड़ी से, आप कैसे हैं इसे। और उसके अलावा कहते हैं भारत का पहला सुल्तान जिसने अकाल संहिता बनाई थी कि अकाल के दौरान कौन कौन से कार्य करने चाहिए। इस अकाल संहिता का निर्माण भी किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अब लोग इसे पागल करने लग गए, कहेंगे इस समय स्थिति ऐसी आगे कि जो कर व्यवस्था लागू की उसे वापस छीन रहा है, तो थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी। अब कहते हैं इसकी दूसरी योजना की बात करते हैं। कहते हैं दूसरी योजना थी इसकी राजधानी परिवर्तन। दूसरी योजना कौन सी थी? राजधानी परिवर्तन। इसने राजधानी दिल्ली से हटाकर दौलताबाद, ओब्लिक देवगिरी, ओब्लिक कुतुबाबाद स्थानांतरित कर दी। अब दिक्कत कहां हुई? दिक्कत यहां है, इसने एक बढ़िया काम किया। कहते हैं दक्षिण और उत्तरी भारत को अपने साम्राज्य पर नियंत्रण रखने और सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण था देवगिरी, इसने उसे अपनी राजधानी बनाया। कुछ रीजन कहते हैं कि जैसे वो दोआबकर के क्षेत्र वाला जो कांड हुआ उस योजना सफल हुई, कहते हैं इसने क्या किया, लोग इसे पागल करने लगे, इसे कहते थे इसके दिमाग नहीं, ये पागल है, ये किसी काम का नहीं, और कहते हैं इसका विरोध करने लगे लोग, इसे गाली में लेटर भेजते थे। तो इसने कहा तुम्हें घमंड किस पर? दिल्ली पर। बोला घमंड ही छीन डालूंगा। और दूसरे दिन फरमान जारी कर दिया, बोला कल से मैं अपनी राजधानी देवगिरी ओब्लिक दौलताबाग स्थापित कर रहा हूं, उसके बाद में अगर जितनी भी दिल्ली की जनता वो कहां जाएगी वहां जाएगी। उनको जबरदस्ती डालकर गाड़ियों में भाई सब देवगिरी लेकर गया। कहते हैं इसने दिल्ली की स्थिति इस प्रकार से करती, इतिहासकार कहते हैं इसने दिल्ली की स्थिति इस प्रकार से कर दी कि दिल्ली में कुत्ते बिल्लियों के रोने की आवाज आती थी, वहां इंसान नाम का शब्द नहीं बचा था। कहते हैं इसे कुछ समय बाद में 10-15 साल बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ और इसने दिल्ली की आम जनता को वापस दिल्ली जाने का आदेश दे दिया। अब ये योजना सफल कहां से होगी? आने जाने का खर्चा उठा रहा है, वहां पर रहने का खर्चा, और इससे ज्यादा कुछ नहीं, बस उत्तरी सभ्यता है वो दक्षिणी सभ्यता से मिलने का एक मौका मिला उसे। आपके भक्ति परंपरा में भी कहीं ना कहीं बदलाव आया, लोग सूफी संतों से मिले, उनके आचार विचार, उनके आदान प्रदान, उनके भावात्मक उनके उपदेशों का आदान प्रदान हुआ, उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। और ये योजना क्या थी? असफल थी। तीसरी योजना की बात करें, तीसरी योजना है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, सांकेतिक मुद्रा मतलब इस समय भारत में सोने चांदी सबकी कमी है, तो इसने क्या किया, एक काम किया, बोले सोने चांदी के बराबर पित्तल और तांबे की मुद्राएं चला दी। बोले सब बराबर के बराबर, धातुओं में फर्क मत करो। कहते दिल्ली के हर घर में टकसाल खुल गई, लोग नकली सिक्के छापने लग गए। कहते शाम तक मोहम्मद बिन तुगलक की स्थिति हो गई कि वो किस पर तांबे के सिक्कों के ढेर पर सोया हुआ था, राजकोष पूरा खाली हो गया। आम जनता ने इसका सहयोग नहीं किया। अब सोच के देखो, अपने आज भारत में कहते हैं कि कागज पर सिर्फ 100-200 लिखकर लाओ, आपको 100-200 का नोट मिल जाएंगे, तो हम रात्रि भर बैठ के कागज पर 100-200 लिख सकते हैं। दिल्ली की आम जनता को पहली बार राजा को लूटने का मौका मिला और उसने वो मौका कहीं नहीं छोड़ा। कहते हैं इस सांकेतिक मुद्रा ने कहीं ना कहीं इसे और भी गर्त की स्थिति में डाल दिया। राजधानी परिवर्तन इसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद में सांकेतिक मुद्रा का आगाज किया, वो भी गलत था। ये नहीं कि ये विश्व का पहला शासक है, नहीं, चीन और इराक के शासक ने भी पहले सांकेतिक मुद्रा चला चुके हैं, और कहते इस आदमी ने चलाया तो भारतीय जनता इसका सपोर्ट ही नहीं कर रही। अब चौथी ही बात करते हैं, चौथी योजना है खुरासान अभियान। ये ईरान व इराक के कुछ क्षेत्र हैं, खुरासान अभियान। कहते हैं वहां राजनीतिक अव्यवस्था चल रही, वहां के जितने सैनिक थे वो आए, आकर बोले हमारे यहाँ कुछ अच्छा नहीं चल रहा, बोले एक काम करो, आप तो महाराजा धीराज हो, आप तो बब्बर शेर हो, आपको पता नहीं क्या क्या आता है, एक काम करो हमारी मदद कर दो और हमारे क्षेत्र को जीत लो। वहां पर कुछ ना कुछ सेनापति वगैरह है। कहते इसने 3,70,000 की सेना बनाई और उस 3,70,000 की सेना को 1 साल का अग्रिम वेतन दे दिया, बोले चलो युद्ध पे चलेंगे, आप यहां मत बैठे रहो। कहते सेना, ये योजना लागू होने से पूर्व खत्म हो गई। जैसे हम कहते हैं कोचिंग कल जाएंगे, परसों जाएंगे, कोई नहीं, रक्षाबंधन मना के जाएंगे, कुछ नहीं, दीपावली मना के जाएंगे। वो योजना बनाते तो लेकिन वो लागू नहीं हो पाती। कहते ये 3,70,000 सैनिक परमानेंट घर पे बैठे, उनको गए सैलरी वापस दे, वो गए भाई काम करवा ले, सैलरी वैलरी वापस नहीं मिलेगी। और कहते राजकोष फिर खाली हो गया।
और 3,70,000 आदमी परमानेंट घर पे बैठे हैं। तो इस आदमी ने एक और काम किया, ये योजना तो असफल थी। 5वीं योजना में कहते हैं एक अभियान गया था, कराची अभियान। कौन सा अभियान? कराची अभियान। कहते इसके ऊपर आक्रमण करने भेजा है इन्होंने, बोला जाओ। कहते हैं इनकी सेना तिब्बत की तरफ बढ़ गई और अपने यहां गर्मी सर्दी हर चीज का माहौल भुगतते हैं, लेकिन माइनस का जो डिग्री होती है सेल्सियस होते है वो हमने कभी बर्दाश्त नहीं की, हमारा शरीर उसके लिए बना ही नहीं है। कहते 3,70,000 आदमी वहीं मर गए, 3,70,000 की सेना खत्म हो गई। बच्चे कुछ 2-3 वापस दिल्ली आए। दिल्ली वापस आए तो आधे पागल हो चुके थे। उन्होंने कहा ये पागल है, ये पागल है, कहीं ना कहीं हमें मारने की योजना बनाकर लेकर गया था और कहीं ना कहीं ये क्या है, पागल है, रक्त पिपासु है, मंगनियारों का राजकुमार है। कहते जनता ये बच्चे कुछ है उनकी भी हत्या करवा दी। बोले 3,70,000 का आंकड़ा राउंड फिगर पूरा करते हैं और कहते 3,70,000 आदमी मारे गए। अब पहली योजना असफल थी, दूसरी भी असफल थी, तीसरी भी असफल थी, चौथी भी असफल थी, 5वीं भी असफल थी। और जनता सबसे ज्यादा इस योजना से क्या हो रही है? परेशान हो रही है। जनता सबसे ज्यादा इस योजना से परेशान हो रही है। और कहते हैं कहीं ना कहीं इस उपाधियों को धारण करने का मुख्य कारण भी यही रहा है। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने इतने सारे कार्य किए तो कहीं ना कुछ प्रमुख कार्य भी किए होंगे। चलो प्रमुख कार्य की बात करते हैं। कहते पहला सुल्तान जिसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। पहला सुल्तान जिसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया, अपने हिंदू के लिए अच्छा काम करना चाह रहा है। उसने कहा ये महिलाओं के लिए अच्छी काम नहीं है, अब महिलाओं को जिंदा जला रहे हो, बेचारे को तकलीफ होती है, काम करो, सती प्रथा को बंद कर दो। लेकिन हिंदू कट्टर से प्रयास कर पाए, वास्तविकता में इसे लागू नहीं कर पाए, वास्तविकता में इसे लागू नहीं कर पाए। एक मोरक्को निवासी है, अफ्रीका, मोरक्को निवासी है इब्न बतूता। ये भारत यात्रा पर है, भारत आए और इसका यात्रा वृत्तांत कहलाता है रेहाला। क्या कहलाता है? रेहाला। इसका यात्रा वृत्तांत कहलाता है रेहाला। क्या कहलाता है? रेहाला। इसका यात्रा वृत्तांत रेहाला कहलाता है। और कहते हैं मोरक्को निवासी इब्न बतूता भारत आया। भारत में कहते हैं भारत आने के बाद में इसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा रेहाला। उसने कहते इसकी बढ़ चढ़कर बढ़ाया लिखे। कहते इसे चीन में अपना राजदूत भी बनाकर भेजा था इसने और कुछ समय बाद में इसे वापस ले आया था। 400 की मनसबदारी देकर कहीं काजीवाजी की उपाधि भी धारण करवा दी थी। मनसबदारी क्या, काजीवाजी का पद दे दिया था। मनसबदारी तो अकबर लागू करेगा। अब उसके बाद में अगले पॉइंट की बात करते हैं। इसी के शासन काल में कहते हैं 2 नए साम्राज्य बने। 1336 में एक बार क्वेश्चन आ गया कि विजयनगर साम्राज्य की नींव किस शासक के समय रखी गई थी? आपके मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में रखी गई थी। किसके द्वारा? एक तो है हरिहर और दूसरा उसका भाई है बुक्का। इन 2 भाइयों के द्वारा आपके विजयनगर, जीत का शहर विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी गई थी। और 1347 का भी इतिहास लिखा गया था। भारत में एक और नए साम्राज्य की नींव, कौन सा? बहमनी राज्य। कौन से राज्य? बहमनी राज्य की नींव रखी गई थी। किसके द्वारा? अलाउद्दीन बहमन शाह। अलाउद्दीन बहमन शाह इनके द्वारा कहा जाता है बहमनी राज्य की नींव रखी गई थी। याद रह जाएगा। मोरक्को के शासनकाल में कहते पीर मजार सूफी संतों की दरगाह पर जाया करते थे। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। कहते इतना कुछ कार्य करते हुए इस आदमी को जिंदगी भर क्या लोगों का अपमान मिला। लोग आज जाते कहते बोले ये हमारा सुल्तान, ये है वो, शक्ल देखो इसकी। बोले सुल्तान नहीं है ये, भगवान ने मुझसे बदला लेने के लिए कोई ना कोई नमूना नीचे भेजा है। कहते ज्यादा पढ़ा लिखा है और बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन ऐसा लोग पागल कहने लगे। कहते ना ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ आदमी ज्यादा पागल हो जाता है कुछ समय बाद में। और वो सच से देखो सामने। और कहते 1351 में थट्टा नामक स्थान पर ये अपनी आखिरी सांस लेता है। 1351 में थट्टा नामक स्थान पर कहते मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। अरे मौत के बाद में तो किसी को छोड़ा जाता है। कि कोई कहता बर्नी ने कहा, इतिहासकार कहते बर्नी ने कहा, कोई कहता बदायूनी ने कहा। लेकिन स्टेटमेंट याद रखना है कि भारत में किस शासक की मृत्यु पर कहा गया था आखिर तय उससे लोगों से, और लोगों को उससे मुक्ति मिल गई। आखिर तय उससे लोगों से, वह लोगों को उससे मुक्ति मिल गई। लोगों को उससे मुक्ति मिल गई। और कहते हैं स्टेटमेंट बनने के बाद में हम कहते हैं हर आदमी के बारे में अच्छे शब्द बोलते हैं। लोग भला था, प्लान था, कितना गया गुजरा आदमी मेरे से, लेकिन ऐसा भी इसकी मौत पर कहा गया था। जनता इससे परेशान थी, ये जनता से परेशान था। आखिर जनता को या लोगों को,
उससे मुक्ति मिल गई उसे, लोगों से मुक्ति, क्योंकि चलते फिरते इसकी क्या होती थी, बेइज्जती करते थे लोग। बोले ये है, शक्ल देखो हमारा बादशाह, शक्ल देखो इसकी। अब कहते भाई साहब बार बार बेइज्जती कर रहा है बेचारा, ये भी क्या कहता है, इसने तो काम बहुत अच्छा करने का प्रयास किया, बस घटना दिक्कत यहां हुई, ये योजना 15 साल बाद में लागू करता तो वो इतिहास का सबसे महान बादशाह होता। और कहते हैं इसके बाद में जल्दबाजी में इसका भाई लगता था, नाम सुना होगा फिरोज शाह तुगलक, इसे मोस्टली हम सब जानते हैं, फिरोज शाह तुगलक। टाइमिंग कब से कब तक, 1351 से 1388। कहते हैं इनकी माता हिंदू थी, नाइला ओब्लिक नेला, कुछ जगह नाइला, कुछ जगह इनकी माता का नाम मिलता है नेला, नाइला ओब्लिक नेला, कहते हैं इनकी माता का नाम मिलता है। हिंदू माता की संतान है। अब कहते हैं अपने आप को कट्टर जरूर साबित करेगा। अब कहते हैं जब ये राजगद्दी पर बैठा तो मखमल की तख्त, भाई साहब हीरे जवाहरातों का ताज मिला, लेकिन भाई साहब पीछे मुड़कर देखा तो परिस्थिति हद से ज्यादा खराब, रात रोज खाली पड़ा है, किसान विरोध कर रहे हैं, हर क्षेत्र में क्या हो रहा है, विवाद हो रहा है। इसने शांति से काम लिया, बोले क्या करूं क्या करूं, किसानों को संतुष्ट करो। सैनिक संतुष्ट बैठे, कर वगैरह नहीं मिला, राजकोष पूर्ण रूप से समाप्त पड़ा बैठे, तो इन्होंने काम किया, सबसे पहले आते किसानों पर लगे 24 प्रकार के करों को हटा दिया। इन्होंने किसानों पर लगे 24 प्रकार के करों को हटाया और 4 प्रकार के कर लगाए। कौन सा, जजिया, दूसरा जकात, तीसरा खम्स और चौथा खराज। कहते हैं 4 प्रकार के कर लगाए। जजिया मतलब गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। जजिया कर का मतलब क्या होता है, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। जकात मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। आज भी मुसलमान रोजों के समय कुछ दान करते हैं, उसे जकात कहते हैं। बोलो जकात किया हमने, तो जकात। खम्स युद्ध की लूट पर लिया जाने वाला कर। खराज हिंदुओं से लिया जाने वाला भूमि लगान। अगर आप पूछोगे मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि लगान कौन सा है, तो उसका सीधा सीधा अर्थ होता है उश्र। क्या होता है, उश्र। तो इसने 4 प्रकार के कर लगाए और कहते 2 करोड़ से ज्यादा बकाए जितने करते उनके सारे बही खाते जलवा दिए इसने। किसान संतुष्ट हो गए, राजकोष खाली पड़ा, कोई बड़ी बात नहीं, राजकोष बढ़ने का प्रयास करेगा ये आदमी। और कहते हैं ये सिर्फ निर्माण कार्यों, और कहते हैं हर आदमी का इंटरेस्ट अलग अलग होता है। कोई निर्माण कार्यों में इंटरेस्टेड होता है, कोई किसी चीज में इंटरेस्टेड होता है, कोई साहित्य में होता है, कोई राजनीति में होता है। तो कहते हैं इसका निर्माण कार्य, इसके एक पॉइंट बनाएंगे प्रमुख कार्य। कहते हैं इसने ज्यादा बड़े युद्ध नहीं लड़े, लेकिन इससे प्रमुख कार्य किए हैं। इसने युद्ध भी किया, नगरकोट अभियान, सिर्फ हिंदुओं को सबक सिखाने के लिए। हिंदू मूर्तियों को तोड़ा था इसने अपने आप को कट्टर साबित करने के लिए, ताकि मुसलमान जाति है, मुस्लिम जो वंश है, उसमें कहीं ना लगे कि वैसा भी हिंदू माता की संतान है, तो इसके दिल में कहीं ना कहीं हिंदुओं के प्रति अच्छी भावना है। मूर्तियों को बहुत गंदे तरीके से तोड़ा था इसने, मूर्तियों को बहुत गंदे तरीके से इसने तोड़ा था। और कहते हैं इसके प्रमुख कार्य, तो कितना शानदार आदमी। कहते हैं इसने भारत में सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया। इसने भारत में सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया। और मूलतः वो क्षेत्र कौन से थे, दिल्ली और हरियाणा के क्षेत्रों में ज्यादा था, जिसमें गेहूं और चावलों की फसल में सर्वाधिक तेजी है। आप जो इंडिया गेट बासमती चावल वगैरह, आशीर्वाद आटा ये खाते हो ना, एक आदमी की देन है। और कहते हैं इसने पानी पर करने लगा। इसने कहा मेरे नहरों से पानी लोगे तो आपको हार्ब ए शर्ब, इन नहरों के पानी पर कर लगा दिया इसने। बोला आपको कर देना पड़ेगा, हार्ब ए शर्ब। आप बिस्लरी पानी पीते हो ना, पैसे देने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं। इस आदमी की शुरुआत की हुई, वरना पानी के पैसे अपने हिंदुस्तान में तो कभी चालू हुए ही नहीं, फ्री में पिलाते हैं। लोग क्या कहते हैं, पुण्य का काम है। किसका काम है, पुण्य का काम है। आज कोई मांग लो, चाहे शत्रु के घर में चले जाओ, वो पानी पिलाने से पीछे नहीं हटेगा। और कहते हैं हार्ब ए शर्ब नामक इसने कर लगाया। और कहते हैं इसने 5 बड़ी बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। कितनी बड़ी बड़ी, 5 बड़ी बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। तो भारत में सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाने वाला शासक कौन था, फिरोज शाह तुगलक था। और कहते हैं उसके बारे में बात करते हैं। कहते हैं इसने आसपास, इनके आसपास कहते हैं अंगूरों वगैरह के 1700 से ज्यादा इसने उद्यान वगैरह लगवाए। क्यों, वहां पर फल फ्रूट अच्छे होते थे। फल फ्रूट अच्छे होंगे तो कहीं ना कहीं क्या, हमारे क्षेत्र में आय बहुत अच्छी होगी। याद है, बड़ा समझदार है। बोले कूटनीति से काम करो ना, दिमाग इस्तेमाल करो, ऐसा काम करो जिससे राजकोष भरा रहे। और इसने सच में ऐसा काम किया। अगले पॉइंट की बात करते हैं। इसने भारत में 300 से ज्यादा नगर बसाए। इसने भारत में सर्वाधिक कितने, 300 से ज्यादा नगर बसाए। अब कहते हैं एल्स्टन और इनेट नामक आपके प्रसिद्ध इतिहासकारों द्वारा इसे सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। सच में अकबर जैसे कार्य कर रहा है, देख लो, जनता के लिए, उद्धार के लिए कार्य कर रहा है। कहते हैं इसने 300 से ज्यादा नगर बसाए थे। और कहते हैं इसमें 300 नगरों में से सबसे प्रमुख नगर कौन कौन से जिनके बारे में पूछा गया। एक तो इन्होंने कोटला, दिल्ली में गया, कोटला नगर बसाया। दूसरा फतेहाबाद, कौन सा नगर है, फतेहाबाद। तीसरा फिरोजाबाद, फिरोजाबाद, कौन सा, फिरोजाबाद नामक नगर बसाया था। तीसरा हिसार, हिसार भी इनके द्वारा। और सबसे इंपॉर्टेंट है जौनपुर।
जौनपुर नामक नगर में किसके द्वारा बसाया गया? आपके फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाया गया। आपको ध्यान रखना है, जौनपुर के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नामक नगर बसाया था। ये बताओ जौनपुर किसकी याद में बसाया गया था? तो आपको सीधा सीधा उत्तर देना है, किसकी याद में? अपने पुत्र अपने भाई जोना खां की याद में। जोना खां किसका वास्तविक नाम है? मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बसाया गया। ये सारविन के द्वारा बसाया गया। और इसके बाद में अगले पॉइंट से हम शुरू करते हैं। अगले पॉइंट की बात करें, कहते हैं इन्हें दास रखने का बड़ा खतरनाक शौक था। ये दास रखा करते थे। आप इमेजिन करके बता सकते हो इनके पास टोटल कितने दास थे? एनीवन टाइप करके बताओ जल्दी से कि इनके पास टोटल कितने दास थे? एक लाख, 2 लाख, कितना सोचा आपने? इनके पास है 1,80,000 और 1,80,000 आदमी परमानेंटली घर पे रहते हैं, तो उनको कंट्रोल करना आसान नहीं होता। अब हाईलाइट करना और इंपॉर्टेंट लिखना, इन्होंने एक विभाग की स्थापना की थी। कहा जाता है कि विभाग है दीवान ए बंदगान। इस विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई है? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसको कंट्रोल करने के लिए? दास विभाग भी कह सकते हो। दासों को कंट्रोल करने के लिए इसने दास विभाग की स्थापना की थी। और कहते हैं विधवा स्त्रियों, अनाथ बालिकाओं के लिए इसने दीवान ए खैरात, ये दान विभाग था, दान विभाग की स्थापना की थी। कौन से विभाग? दान नहीं है, दान है। दान विभाग की स्थापना की थी, जो विधवा स्त्रियों और अनाथ बालिकाओं की सहायता किया करता था। और 1,80,000 इसके पास परमानेंटली क्या थे? दास थे। उनको कंट्रोल करना आसान नहीं था। तो कहते हैं इसने दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात 2 विभागों की स्थापना की थी। और दिल्ली में इसने कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया था। दिल्ली में इसने कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया था। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब ये आदमी खत्म नहीं होता। कहते हैं ना, सीधे सिंपल साधारण जीवन उच्च विचार, वो काम कर रहा है, ये आ रहा है अपने काम कर रहा है, उसे पता है इतिहास में नाम दर्ज होगा। उससे पहले के इतिहासकारों को कौन सी जनता ने शाबाशी दे रखी, ऐसा पहले के राजा महाराजों को कौन सी शाबाशी दे रखी है? तो कहते हैं इसने अपने हिसाब से अपने काम किया है। इसने अपनी आत्मकथा लिखी है फुतुहाते फिरोज शाही। क्या लिखी है? इसने अपनी आत्मकथा लिखी है फुतुहाते फिरोज शाही। और इन्हीं के दरबारी कवि थे बर्नी, जिन्होंने लिखी है तारीख ए फिरोज शाही। क्या लिखी है? तारीख ए फिरोज शाही। ये इनके द्वारा लिखी गई है। और कहते हैं इनकी मृत्यु के बाद में इनका कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं बचा। इनकी मृत्यु के बाद में इनका कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं बचा। और कहते हैं ये कहीं ना कहीं इस वंश के पतन की तरफ बढ़ चुके थे। इसका पुत्र तुगलकाबाद कहते तुगलकाबाद शासक बना। अब वो किसी काम का नहीं था। तुगलक शासक, तुगलकाबाद नगर का नाम बार बार जुबान पर सेट हो गया। कहते तुगलक शासक बना, किसी काम का नहीं था। और कहते हैं इस वंश का पतन, कहते हैं अगर ये बब्बर शेरी होते तो इतिहास बनाकर जाते, और कहीं ना कहीं इस वंश का पतन ना हो पाता। इतिहास इन्होंने बनाया है। और कहते हैं लेकिन इस वंश का अंतिम शासक है नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, जिनका टाइमिंग कब से है? 1394 से 1412। इस टाइमिंग को थोड़ा गौर से देखो और मुझे ये बताओ, इस समय भारत में कोई प्रसिद्ध घटना हुई थी क्या? इस वंश का अंतिम शासक है, इस समय भारत में कोई प्रसिद्ध घटना हुई थी क्या? सोचो जल्दी। इस समय कहते हैं भारत में 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। तैमूर लंग का भारत में आक्रमण हुआ था। कहते हैं हाइट में 5 फुट का था, 1 पैर से लग रहा था, लेकिन खौफ इतना ज्यादा था कि बटनेर पर आक्रमण किया था इसने। किस पर आक्रमण किया था? बटनेर पर। बटनेर पर आक्रमण किया। बटनेर वर्तमान में कहां है? ये थोड़ा सा जवाब तो आप भी दे दो, राजस्थानी हो ना, कहीं बाहर से नहीं। बताओ बटनेर वर्तमान में कहां है? हनुमानगढ़। बटनेर पर आक्रमण किया। और तैमूरनामा में लिखा है कि विश्व का सबसे मजबूत दुर्ग कौन सा है? बटनेर है। सच में राजस्थान की दुर्ग है, मजबूत तो होंगी, चाहे कोई से दुर्ग में चले जाओ। जो आक्रमणकारी है उसने बढ़ाई है केवल ये फलाना दुर्ग बहुत मजबूत है भाई। अब कहते हैं इस दुर्ग के बारे में लिखा है वो बटनेर दुर्ग सबसे महान दुर्ग है, सबसे मजबूत दुर्ग है। और कहते हैं इस आक्रमण की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि हिंदू महिलाओं ने जोहर किया अपनी अस्मिता को बचाने के लिए, अपनी आन बान शान, अपने राजाओं की इज्जत बचाने के लिए
कहते शत्रु के घर में मौत तिल तिल करके मिलेगी, मौत तो सिर्फ एक बार आनी है, तो इज्जत के साथ मरेंगे। कहते हाथ में कटोरा लेकर जान की भीख ना मांगना जानती थी, जब भाई साहब शत्रु दल दुर्ग पर टूट पड़ता था तो अग्नि में प्रवेश कर दिया करती थी। अब गड़बड़ खा। कहते अग्नि प्रज्वलित हो रही, हिंदू महिलाएं जल रही। कहते इनका आक्रमण इतना भयानक था, यहाँ के सैनिक इतने भयानक आए। कहते तैमूरलंग और चंगेज खान वर्तमान में जिंदा होते तो आपके अलग कोर्ट होते इनके ऊपर मर्डर केस के। और कहते हैं आपके तैमूरलंग का आक्रमण इतना भयानक रह चुका था, उन्होंने इतनी गंदे से आपके बटनेर के दुर्ग पर आक्रमण किया कि यहां पर हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी क्या किया था, जोहर किया था। और ये बिल्कुल आपकी तरह वीर प्रताप है, बहुत शानदार राजा रहा होगा। समझ जाओ किस तरीके से बोल रहे हो, पॉजिटिव वे में बोल रहे हो कि नेगेटिव वे में बोल रहे हो, पॉजिटिव वे में बोल रहे हो कि नेगेटिव वे में बोल रहे हो, वो बता दो। पॉजिटिव वे में बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल आपकी तरह वीर प्रतापी राजा था। कहते हाथ में चप्पलें ली और गायब हो गया। बोले तैमूरलंग के आक्रमण को बर्दाश्त न कर पाया था और कहते इस क्षेत्र में भाई साहब अपने क्षेत्र को छोड़कर भाग गया था। आक्रमण की खबर सुनते ही सबसे पहले रफू चक्कर हो गया था और तुगलक वंश पूर्णतः विनाश की तरफ बढ़ गया। 1414 में कहते तैमूर का एक सिपहसाला या आप कह सकते हो सेनापति कौन है, खिजर खां यहां रुक कर गया था और उसने हिंदुस्तान में एक नए वंश की नींव रखेगा और आपके सल्तनत काल के कौन से चौथे वंश की शुरुआत होगी। इतना बड़ा नहीं है, 1414 से 51 तक राज करके गया, लेकिन भाई साहब कृष्ण मात्र 5 लाइनों के देकर गया। उसमें कहानियां जितनी चाहो ऐड कर लो, वही बात है, फालतू के मैटर में घुसना ही नहीं हमें ऐड टू दूसरे टॉपिक से टॉपिक जो है सिर्फ टॉपिक पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में कितना आता है, ज्यादा नीचे डूबना ही नहीं है हमें, सिर्फ क्या जितना लेवल है उससे थोड़ा सा ऊपर लेकर चलना है। जितना हमारा लेवल बताया जाता है, जितना सिलेबस बताया जाता है, पहले उसको कवर करने का प्रयास करो, बाहरी चीजें बाद में याद करने की चीजें होती है। और तुगलक वंश पूर्ण होता है, ये सल्तनत काल का सबसे बड़ा वंश है, सबसे बड़े क्षेत्र में भी था और सल्तनत काल का मुख्य कारण भी क्या यही था। और सर्वसम्मति से बनने वाले सुल्तान भी किसमें थे, इसी में थे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और आपके सल्तनत काल पतन की तरफ बढ़ चुका है, तो ये समय 2 छोटे छोटे वंश आएंगे, चाहे उनको तो 1 घंटे में पढ़ो चाहे 2 घंटे में पढ़ो, क्योंकि छोटे से वंश है, वो तो कहीं ना कहीं राजपूतों से जुड़ जाते हैं। तो इब्राहिम लोधी थोड़ा बड़ा हो जाता है, बाबर का भारत में आगमन होगा और कहीं ना कहीं सुल्तानों को मौत की नींद सुनाएगा और भारतीय इतिहास में आपके बादशाहों का आधिपत्य या क्या आपके कहीं ना कहीं सुल्तानों का अस्तित्व समाप्त करके बादशाहों का इतिहास जमाएगा। ठीक है, नमस्ते।